हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं, जहां जैसा कि आप जानते हैं क्लास 12th में हम लोग का टेंजेंट एंड नॉर्मल ये चल रहा है टॉपिक, और मैंने प्रीवियस क्लास में टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड कंसेप्ट को बताया बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करें। आइए, एक्चुअल में प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन में जो सब प्रॉपर्टीज रहता है, जो भी प्रॉपर्टीज रहे, वह सब प्रॉपर्टीज किसका हो सकता है? टेंजेंट का हो सकता है, साथ साथ नॉर्मल का हो सकता है ना। और मैंने कहा कि स्ट्रेट लाइन का सबसे मेन प्रॉपर्टीज होता है स्लोप, और आपने देखा कि स्लोप से बहुत सारा वर्क कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर टेंजेंट के स्लोप से भी बहुत सारा वर्क कर सकते हैं, नॉर्मल के स्लोप से भी बहुत सारा वर्क कर सकते हैं। समझ रहे हैं? आज मैं आपको पार्टिकुलर टेंजेंट एंड नॉर्मल के स्लोप के बारे में बताऊंगा, और उस स्लोप का यूज भी मैं सिखाऊंगा। तो आइए सबसे पहले जाने स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों का, नॉर्मल टू द कर्व, जहां कर्व पर, किसी कर्व पर, और कर्व किसका होता था बच्चों? कर्व किसका होता था? फंक्शन का। किसका होता था? फंक्शन का। तो आइए हम लोग ये जाने कि कैसे हम स्लोप निकाल सकेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल का। सबसे पहले तो आपको फंक्शन मानना होगा, y बराबर एफ एक्स। ये सपोज कीजिए फंक्शन है आपका, ये फंक्शन है बच्चों, y इक्वल टू एफ एक्स। इस फंक्शन का पहले आप ग्राफ ड्रॉ करें। ये एक्स एक्सिस ड्रॉ किया बच्चों, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है ना। एक ग्राफ ड्रॉ किए y इक्वल टू एफ एक्स, ये ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था कि वो स्ट्रेट लाइन जो कर्व को या ग्राफ को टच करते हुए निकल जाए, वह कहलाता है बच्चों टेंजेंट। वह क्या कहलाता है? टेंजेंट। और मैंने ये भी समझाया था कि इस कर्व पर इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। कितना टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है? इनफाइनाइट बच्चों। हम एक पार्टिकुलर टेंजेंट की बात करें, ये देखिए, एक पार्टिकुलर पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, और यह टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही है, थीटा। सपोज कीजिए क्या बना रही है? थीटा बना रही है। और आपको हमने बताया था कि कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाए, उसके टेंजेंट वैल्यू को स्लोप कहते हैं। इसका मतलब है टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। बट हमारे पास थीटा नहीं अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? ये कर्व का फंक्शन अवेलेबल है, मतलब y इक्वल टू एफ एक्स अवेलेबल है। और हमने आपको बताया कि ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर यह टेंजेंट ड्रॉ हुई, वह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब मैं बताऊं कि इस फंक्शन से ही आप टेंजेंट का स्लोप जान पाओगे। इसके लिए आपको थीटा जानने की जरूरत नहीं है। कैसे भाई? आपने ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ा होगा dy बाई डी एक्स का, अर्थात डिफरेंशिएशन का, कि किसी भी फंक्शन को हम जो डिफरेंशिएट करते हैं, वह जो डिफरेंशिएशन है वह क्या है? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है बच्चों। वह क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसका मतलब है कि आपके पास ये जो कर्व है, इस कर्व को आप डिफरेंशिएट कर दो इट्स डोमेन, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या प्राप्त होगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा? एफ डैश एक्स। और ये जो आप प्राप्त किए,
यह ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है dy बाई डी एक्स का कि ये कोई और नहीं क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, जी हां, ढाल है। इस कर्व पर खींचे गए टेंजेंट का क्या है, स्लोप है। अर्थात कहने का सेंस है कि इस कर्व पर इनफाइनाइट टेंजेंट होगा। क्या हर टेंजेंट का स्लोप यही होगा? बिल्कुल, हर टेंजेंट का स्लोप यही होगा। अब प्रश्न उठता है कि किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपको निकालना है, जैसे P अल्फा बीटा, इस पॉइंट पर आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, बस वह पॉइंट इस स्लोप में डाल देंगे। टेंजेंट एट पॉइंट P अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स अल्फा बीटा डाल दिए। dy बाई डी एक्स में क्या डाल दिए, अल्फा बीटा, अर्थात x के जगह पे अल्फा, y के जगह पे बीटा। यहां क्या है, सिर्फ x है। अगर x है तो x डालिए, और y भी रहता तो y भी डालते, अर्थात यहां क्या हो जाएगा, f डैश अल्फा। ये हो गया पार्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप। ये क्या हो गया बच्चों, पार्टिकुलर। पार्टिकुलर मतलब कौन पॉइंट, P अल्फा बीटा। और आप किसी फंक्शन को खाली डिफरेंशिएट करते हो तो वह क्या होता है कि कर्व पर जितना भी टेंजेंट है, हर टेंजेंट का वह स्लोप होता है। हर पॉइंट के लिए वह क्या हो जाता है, स्लोप हो जाता है बच्चों। हर पॉइंट के टेंजेंट के लिए स्लोप हो जाता है। बट आपको किसी एक पॉइंट पर चाहिए तो वह पॉइंट आप डाल दो, आपका मिल जाएगा क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी हाँ, तो ये होता है टेंजेंट का स्लोप। कोई भारी भरकम बात नहीं होती है बच्चों। आप फंक्शन है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स मिलेगा, आपको मिल जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। समझ में आ रही है भाई? यह तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है dy बाई डी एक्स का। अब देखिए, मैं ये भी बताना चाहता हूं, अगर आपको नॉर्मल का स्लोप चाहिए, जी हाँ बच्चों, नॉर्मल का स्लोप उसी पॉइंट पर, पॉइंट P अल्फा बीटा, पॉइंट P अल्फा बीटा, तो कैसे प्राप्त करेंगे? ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था आपको कि नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और उस पॉइंट, जो पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ हुई है, उसी पॉइंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये बताइए कि टेंजेंट एंड नॉर्मल के बीच कैसा रिश्ता हुआ, परपेंडिकुलर का रिश्ता। इसका मतलब है, आप ये सब जानते हैं कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1। ऐसा जानते हैं आप लोग। इसका मतलब है टेंजेंट का स्लोप नॉर्मल का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1। इसका मतलब है कि टेंजेंट का स्लोप तो आप प्राप्त कर चुके, तो नॉर्मल का स्लोप निकालना चाहते हैं तो नहीं निकाल सकते। नॉर्मल का स्लोप क्या हो गया, -1/mt। ये देखिए, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि टेंजेंट का स्लोप जो आपका निकला है उसको उल्टा दीजिए और माइनस साइन लगा दीजिए। जैसे मान लो टेंजेंट का स्लोप अगर 2 निकला तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, -1/2। गुड। अगर टेंजेंट का स्लोप आपका 2 निकला तो नॉर्मल का स्लोप आप आराम से -1/2 कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, -1। अगर टेंजेंट का स्लोप 5 लिए तो नॉर्मल का स्लोप, वेरी गुड। और अगर टेंजेंट का स्लोप 1/7 लिए तो क्या होगा, -7। समझ में आ रही है? दोनों में पक्का रिश्ता है, और यह रिश्ता परपेंडिकुलर का है। यह रिश्ता क्या है, परपेंडिकुलर का है। तो जी हाँ बच्चों, इसका मतलब है कि आप नॉर्मल का स्लोप बेहिचक -1/mt कर लें, अर्थात -1/dy बाई डी एक्स अल्फा बीटा कर सकते हैं। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बच्चों? तो इसका मतलब है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस कर्व के इक्वेशन से आपको दोनों चीज मिलने जा रहा है, टेंजेंट का भी स्लोप एंड नॉर्मल का भी स्लोप। कोई थीटा खोजने की जरूरत नहीं है, है ना?
कितने गलियों में हम लोग घूमते थे तो थीटा मिलता था, और यहाँ तो वह गली छोटा हो गया है, मात्र एक चीज़ से टेंजेंट का भी स्लोप एंड नॉर्मल का भी स्लोप मिल रहा है। चलिए इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ तो बच्चों, अब देखिए मैं आपको अभी समझाया कि कोई भी कर्व है, उस कर्व पर आपको टेंजेंट का स्लोप चाहिए तो कैसे निकालेंगे। तो आपको हमने बताया कि आपको विशेष मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस कर्व के फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, और डिफरेंशिएशन से जो प्राप्त हुआ वह क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा। यही ना, स्लोप ऑफ क्या मिलेगा, टेंजेंट मिलेगा बच्चों। और फिर परपेंडिकुलर निकालने के लिए बस इन्वर्स कीजिए और माइनस लगा दीजिए तो नॉर्मल का स्लोप। चलिए इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा बच्चों। देखिए आपके पास इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है। और किस पॉइंट पर निकालना है, x इक्वल टू 2, अर्थात पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में x का मान कितना है, 2 है, बट y नहीं है, y नहीं है। तो क्या आप y अगर जरूरत पड़ी तो y निकाल सकते हो? जी हाँ बच्चों, क्योंकि x आपके पास है तो y तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। कैसे? तो बच्चों देखिए, यह पॉइंट किस पर है, कर्व पर है, तो कर्व के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अभी x रख देंगे, x इक्वल टू 2, तो 2 क्यूब माइनस 2 कितना, 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 6, मतलब y क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बट इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। मैंने एक आगे के लिए बताया बच्चों कि अगर आपको x दिया हो, y निकालना हो तो आराम से कर्व पर रख दें, y निकल जाएगा, या y दिया हो x निकालना हो तो y रख दीजिए, x निकल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जी हाँ, जो भी कर्व पॉइंट पर है वह सभी पॉइंट किसको सेटिस्फाई करेगा, कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अभी इसकी जरूरत नहीं है, हमको आगे बढ़ना है। चलिए टेंजेंट का स्लोप चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएट करना चाहिए, dy बाई डी एक्स। बताइए एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर और x का 1, पक्का। अब आप ये तो टेंजेंट का स्लोप तो हो गया, बट ये टेंजेंट का स्लोप क्या हुआ, जनरल फॉर्म, मतलब हर जगह का टेंजेंट का स्लोप। हमको सिर्फ किस पॉइंट पर चाहिए, जिस पॉइंट पर कि x कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है। x बराबर 2 होने का मतलब क्या हुआ, x कोऑर्डिनेट 2 होना। तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स में x इक्वल टू 2 डाल देंगे, 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, अर्थात क्या हो गया 11। मतलब मेरा टेंजेंट का स्लोप क्या मिल गया, 11। y की जरूरत नहीं पड़ी, और y की जरूरत पड़ती तो मैंने बता दिया कि कैसे निकालना है। चलिए अब नॉर्मल का स्लोप इसी से निकालते हैं। क्या करेंगे बताइए, सीधा आदमी को उल्टाना है और माइनस लगाना है, बिल्कुल इजी है। अर्थात टेंजेंट के स्लोप को उल्टाना है और माइनस लगा देना है, अर्थात -1/11। बोलिए कितना इजी हुआ, मेरी बात समझ रहे हैं? अर्थात डिफरेंशिएट किए तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला, और वह पॉइंट पुट कर दिए थे, इसका मतलब है वह पार्टिकुलर पॉइंट का टेंजेंट का स्लोप मिल गया, और नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए उसको उल्टा के माइनस लगा दिए। कोई टेंशन? चलिए नोट कर लें। हाँ तो बच्चों आइए एक और क्वेश्चन बनाए इस पर कि कैसे हम टेंजेंट एंड नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हैं। इसमें हमने कर्व का फंक्शन एक नया रूप में लिया बच्चों। देखिए आपके सामने इक्वेशन ऑफ कर्व x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, और आपको स्लोप निकालना है टेंजेंट का हो या नॉर्मल का, किस पर, थीटा इक्वल टू π/4 पर। सबसे पहले तो एक रफ फिगर ड्रॉ कर लें ऐसे, ये देखिए, और ये पॉइंट है जिस पॉइंट का थीटा आपके पास है π/4, बट पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपके पास अवेलेबल नहीं है, थीटा मालूम है। तो इस टेंजेंट का आपको स्लोप चाहिए,
या इस पर जो परपेंडिकुलर लाइन है अर्थात नॉर्मल का भी स्लोप चाहिए। ठीक है। अब मैं एक बात बता दूं, अगर आपको पॉइंट की जरूरत है, एक्स वाई की जरूरत है, तो बिल्कुल निकाला जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। अभी आपके इसी पोजीशन का थीटा अवेलेबल है, क्या है थीटा π/4। अगर आपको एक्स चाहिए तो आप क्या करो, थीटा का मान इस एक्स वाले फंक्शन में डाल दो, थीटा का मान एक्स वाले फंक्शन में डाल दो तो एक्स का रिजल्ट आ जाएगा। और फिर वाई का रिजल्ट चाहिए कि वाई क्या है, तो थीटा का मान π/4 वाई वाले फंक्शन में डाल दो, आपका वाई भी निकल जाएगा। इसका मतलब है एक्स भी निकल गया और वाई भी निकल गया, और किससे निकल गया, थीटा से, तो आपका पॉइंट निकल जाएगा। अगर जरूरत होगी तो, अभी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पैरामेट्रिक फंक्शन है बच्चों, पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन में हमेशा 3 वेरिएबल मौजूद होते हैं, एक्स, वाई और तीसरा वेरिएबल थीटा, जो कि है, और इस फॉर्म को कहा जाता है पैरामेट्रिक फंक्शन। समझ में आ रही है। तो इस फंक्शन का हमको डेरिवेटिव करना है। तो आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे कि पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे किया जाता है। एक्स वाले फंक्शन को अलग डेरिवेटिव करें, वाई वाले फंक्शन को अलग डेरिवेटिव करें, और दोनों को क्या कर दें, डिवाइड कर दें, आपका dy/dx प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको डेरिवेटिव करते हैं। इसको डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dx/dθ। ए बताइए कॉस क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 cos स्क्वायर थीटा, और फिर cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन थीटा। आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा कि जब पावर रहता है ना तो वह x⁴n का काम करता है। तो x⁴n का dc पहले कर दिया, n x⁴n-1, और उसके बाद जो बेस था, जो आपका cos थीटा था, उसका dc आपने माइनस साइन थीटा किया, तो क्या हो गया, -3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। देखिए, अर्थात फर्स्ट फॉर्म का फंक्शन डेरिवेटिव आपने कर लिया। फिर चलिए सेकेंड का करते हैं, dc विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। हमेशा तीसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में dc होता है पैरामेट्रिक का, और वो तीसरा वेरिएबल यहां कौन है, थीटा। तो बताइए, ए तो कांस्टेंट है, बताइए साइन क्यूब का dc क्या होगा, 3 sin स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। और साइन थीटा का cos थीटा, इसका मतलब है 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा। पक्का। दोनों को अलग अलग पार्ट में हमने dc कर लिया। अब आपको चाहिए dy/dx। क्या चाहिए, dy/dx। बिल्कुल इजी वे है कि आप dy/dθ अब बाय dx/dθ करते हो तो आपको क्या मिलता है, dy/dx। क्यों ना मिले, अगर आप कैंसिल करना चाहें तो dθ कैंसिल हो सकता है ना, क्या रह जाएगा, dy/dx रह जाएगा, रहेगा कि नहीं। तो इसलिए बच्चों दोनों को हमेशा पैरामेट्रिक में डिफरेंशिएट कर लो तीसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, जो कि पैरामेट्रिक वेरिएबल भी कहलाता है। ये तीसरा वेरिएबल क्या कहलाता है, पैरामेट्रिक वेरिएबल। अब क्या करो, dy/dθ क्या निकाले हो, 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा, और ये -3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। 3a आपका कैंसिल हो गया, ये cos कैंसिल हो गया, ये साइन कैंसिल हो गया। बताइए साइन थीटा बाय cos थीटा कितना, tan थीटा। इसका मतलब है dy/dx इक्वल टू आपका क्या प्राप्त हो गया, इसका मतलब है इस कर्व पर जितना भी टेंजेंट है हर का स्लोप मिल चुका है, लेकिन हमको किस पॉइंट पर चाहिए, थीटा इक्वल टू π/4, अर्थात मुझे एक्स वाई की जरूरत नहीं है। तो dy/dx में आप क्या डाल दोगे, थीटा बराबर π/4 माइनस tan π/4, tan π/4 का मान 1, कितना हो गया, तो ये किसका स्लोप मिल गया, टेंजेंट का स्लोप किस पॉइंट पर, थीटा इक्वल टू π/4। अब आपको नॉर्मल का स्लोप चाहिए, चलिए नॉर्मल का भी स्लोप निकालते हैं। बोलिए क्या करेंगे, टेंजेंट के स्लोप को इन्वर्स करके माइनस लगा देंगे, अर्थात -1/mt। इसका मतलब है -1/-1। ये बताइए कितना हो गया, 1। आई बात समझ में। तो जी हाँ बच्चों, इस तरह से हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल का किसी भी तरीका का फंक्शन रहेगा तो हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। चलिए नोट कर लें।
तो हाँ बच्चों, हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल का स्लोप निकालना सीख गए बच्चों। तो चलिए अब उस स्लोप से कुछ और चीज़ जान जाएं, और वो है कि आप टेंजेंट का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व ऑफ फंक्शन। जहाँ अब आपको इक्वेशन निकालने के लिए सिखाएंगे बच्चों कि कैसे हम टेंजेंट का एंड नॉर्मल का इक्वेशन निकाल सकेंगे। देखिए आपके पास फंक्शन है y=fx, ठीक है, ये फंक्शन है, और इसका आपने देखा कि ये कर्व है, और किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर आप टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं एंड नॉर्मल का भी स्लोप निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए डीसी आप करते थे f'(x) और इसमें अल्फ़ा बीटा रख देते थे, है ना, तो आपका मिल जाता था क्या, टेंजेंट का स्लोप मिलता था ना। और इसी को आप इन्वर्स करके निगेटिव साइन लगा देते थे तो नॉर्मल का स्लोप मिल जाता था, ठीक है। दोनों प्राप्त हो गया, स्लोप तो प्राप्त हो गया बच्चों, टेंजेंट का भी और नॉर्मल का भी। अब आपको इक्वेशन चाहिए। तो आपको प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था किसी भी स्ट्रेट लाइन का अगर स्लोप मालूम हो और यह एक पॉइंट से पास करे x1 y1, इस पॉइंट से पास करे, तो इस लाइन का इक्वेशन आप लिख सकते हो y-y1 बराबर m इंटू x-x1। क्या आप लोग जानते हैं? प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था बच्चों। तो जी हाँ, ये टेंजेंट है बच्चों, इसका स्लोप आपको मालूम है mt, और ये भी मालूम है कि इस पॉइंट से पॉइंट p अल्फा बीटा से पास कर रही है। किससे पास कर रही है? अल्फा बीटा से। तो निश्चित तौर पर आप इक्वेशन लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p अल्फा बीटा इज क्या होगा बताइए आप लोग, y-y1 क्या है आप, बीटा इक्वल टू mt स्लोप। mt इसलिए दिए बच्चों कि यहाँ टेंजेंट का स्लोप है x माइनस अल्फा। तो ये फॉर्मेट जो है वह टेंजेंट के इक्वेशन का है, जो कि किस पॉइंट पर निकाला गया है, अल्फा बीटा पर। समझ में आ रही है? अब चलते हैं नॉर्मल की बात करें। नॉर्मल का भी आपने स्लोप निकाला, ये देखिए नॉर्मल का स्लोप निकल चुका है। दूसरा, यह नॉर्मल क्या इस पॉइंट से पास कर रही है, अल्फा बीटा से, p अल्फा बीटा से पास कर रही है। आपको पता होनी चाहिए कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यह टेंजेंट भी पास करती है एंड नॉर्मल भी पास करती है। तो टेंजेंट पास कर रही थी तो इस फॉर्मेट में इक्वेशन आ गया, और नॉर्मल भी जब पास कर रही है तो नॉर्मल का भी इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट p अल्फा बीटा इज क्या होगा, y माइनस बीटा इक्वल टू, यहां mt दिए थे बच्चों, टेंजेंट का स्लोप था, यहां किसका स्लोप होगा, नॉर्मल का, तो mn ना देंगे, और नॉर्मल का स्लोप आप निकाल चुके हो, x माइनस अल्फा। इसका मतलब है नॉर्मल के इक्वेशन का स्लोप कहते हैं, सॉरी, इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस बीटा इक्वल टू mn x माइनस अल्फा। इसका मतलब है क्या डिफरेंस है टेंजेंट एंड नॉर्मल में, सिर्फ स्लोप का ही ना डिफरेंस है। जी हाँ, अर्थात जहाँ स्लोप हम लोग रखते हैं स्ट्रेट लाइन में, वहाँ टेंजेंट का स्लोप रखेंगे तो टेंजेंट का इक्वेशन मिलेगा, और नॉर्मल का स्लोप रखेंगे तो नॉर्मल का इक्वेशन मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जी हाँ बच्चों, इस तरह से हम टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन किसी भी कर्व पर निकाल सकते हैं, है ना। चलिए नोट कर लें। तो हम लोग
टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन फॉर्मेट करना सीख गए और उसके लिए दो ही चीज़ चाहिए, एक उसका स्लोप और दूसरा एक पॉइंट से पास करना चाहिए अल्फा बीटा, किसी भी पॉइंट से एक पॉइंट से पास करना चाहिए, तभी आप फॉर्मेट तैयार कर सकते हो y माइनस बीटा इक्वल टू एम टी एक्स माइनस अल्फा। और दूसरा नॉर्मल का क्या हो, एम टी के जगह पे एम एन रख दिए तो नॉर्मल का इक्वेशन। तो आइए आपके सामने हमने एक एग्जाम्पल दिया बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एक्स टू द पावर 2/3 y टू द पावर 2/3 इक्वल टू कितना 2 एट पॉइंट 11। इसका मतलब है कि इस कर्व पर आपको 1 पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए एंड साथ साथ किसका चाहिए, नॉर्मल का चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं? अच्छा, और वो कर्व है आपका, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, x टू पावर 2/3 प्लस y टू पावर 2/3 इक्वल टू 2। देखिए आपको जो जरूरत है उसमें एक जरूरत तो आपका पूरा है, पॉइंट आपके पास है ही 1 अल्फा बीटा है ही, बट क्या नहीं है, स्लोप नहीं है, अर्थात टेंजेंट का भी स्लोप चाहिए एंड नॉर्मल का भी स्लोप चाहिए। तो चलिए स्लोप तो निकालना आप जानते हो, आप डिफरेंशिएट कर दो फंक्शन को, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। तो बताइए x टू पावर 2/3 का डीसी करो, क्या होगा 2/3 x टू पावर 2/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -1/3। 2/3 में -1 हो जाएगा तो -1/3। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करो, 2/3 y टू पावर -1/3, बट y का आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो क्या लिखना चाहिए, dy/dx लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। चलिए और 2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, 0 होगा, पक्का। अब इससे dy/dx प्राप्त कर लेंगे। बताइए ये इधर जाएगा, dy/dx इक्वल टू क्या आएगा, -2/3 x टू पावर -1/3 डिवाइड 2/3 y टू पावर -1/3। आपका ये और ये कैंसिल हो गया, dy/dx इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, x/y होल टू द पावर -1/3, ऐसा होगा बच्चों। और अगर आप पावर में माइनस नहीं देखना चाहते हैं तो टेंशन नहीं है, बस थोड़ा सा आप क्या करो, ये रिवर्स कर दो, x ऊपर है अभी y ऊपर कर दो, y/x, और ये प्लस पावर हो जाएगा। समझ में आ रही है, ये प्लस पावर हो गया। अब आपको 1 पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप चाहिए, तो इसका मतलब इस dy/dx में क्या डालना होगा, x के जगह पे 1, y के जगह पे 1। चलो y के जगह पे 1 डालें, x के जगह पे 1। बताइए 1 पे पावर 1/3 क्या होगा भाई, 1 ही होगा, और माइनस जो बाहर में है इसका मतलब है टेंजेंट का स्लोप हो गया -1। सही है। अब चलिए बताइए नॉर्मल का स्लोप, नॉर्मल का स्लोप ये भी निकाल लेते हैं, -1/mt, -1/mt कितना है, -1। बताइए क्या हो गया, 1। इसका मतलब है टेंजेंट का स्लोप हो गया -1 1 पॉइंट पर, और नॉर्मल का स्लोप हो गया उसी पॉइंट पर क्या 1। दोनों स्लोप प्राप्त कर लिए। अब तो हमारे पास दोनों चीज है ना, अर्थात लेफ्ट में भी लड्डू राइट में भी लड्डू, है ना, तो जितना खा सके खाएंगे बच्चों। चलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1 ठीक, क्या लिखेंगे, y माइनस बीटा इक्वल टू एम टी एक्स माइनस अल्फा लिखेंगे ना। बताइए बीटा क्या है यहाँ 1, एम टी टेंजेंट का स्लोप आपने क्या निकाला है -1, x माइनस अल्फा बताओ 1, बस y माइनस 1 इक्वल टू -x प्लस 1, इधर लाओ x प्लस वाई और 1 इधर लाओगे तो -2 इक्वल टू 0। ये देखिए आपका क्या मिल गया, टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया। और जान लीजिए इस इक्वेशन को देख कर भी हम नॉर्मल का इक्वेशन पकड़ सकते हैं। पता है आपको, ये जो देख रहे हो x प्लस वाई माइनस 2, नॉर्मल का इक्वेशन पक्का ही क्या होगा पता है, x माइनस वाई।
बट कांस्टेंट नहीं बता सकते, कांस्टेंट नहीं बता सकते हैं, मगर ये बता सकते हैं x प्लस वाई है तो उसका हो जाएगा x माइनस वाई, और अगर इसका x माइनस वाई होता तो उसका x प्लस वाई होता। जी हाँ, अब देखिए नॉर्मल का भी निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल किस पॉइंट पर? पॉइंट है 1 1 1 1। बताइए y माइनस 1 इक्वल टू mn, mn बताइए नॉर्मल का स्लोप 1 x माइनस 1, y माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1। बताइए y को इधर ले जाइए और माइनस 1 तो माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। देखिए x प्लस वाई, यहाँ क्या आया? जानिए एक ट्रिक मैं बता दूं, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक। अगर किसी लाइन का इक्वेशन आपको पता हो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये लाइन का इक्वेशन है, मान लो टेंजेंट का इक्वेशन है, मान लो क्या है? टेंजेंट का इक्वेशन। और आपको पता है कि नॉर्मल जो होता है बच्चों टेंजेंट पर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, पता है ना? तो निश्चित तौर पर इस इक्वेशन को देख के आधा तो इक्वेशन आप लिख दोगे। क्या जानते हो? ये जो बी वाई का बी है यह ए में एक्स में चला आएगा, और एक्स का जो ए है वह वाई में चला जाएगा, और जो साइन है वह उलट जाएगा, मतलब इसका इक्वेशन हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई। बट आप क्या नहीं बता सकते हो? कांस्टेंट नहीं बता सकते हो। जी हाँ, लेकिन यहां तक तो आप बता सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो ना? ऑब्जेक्टिव वगैरह में होता है बच्चों, जब आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हो ना तो क्या करना होगा? तुरंत जवाब देने के लिए ऑप्शन चूज करना होगा, और ऑप्शन चूज करते हैं दिमाग से, इतना डिटेल नहीं करेंगे। समझ में आ रही है? अगर कोई कह दे कि बताओ ये 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 टेंजेंट का इक्वेशन है, ये बताओ कि नॉर्मल का इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा हो सकता है? सर सेकेंडों में बता देंगे। क्या भाई? देखिए बताइए 2x प्लस के बदले में माइनस 3y अब प्लस के इक्वल टू 0, सिर्फ यही ना नहीं बता पाए, और तो पूरा फॉर्मेट बता दिए। मेरी बात समझ रहे? जी हाँ, मैथमेटिक्स माइंड का है, जितना आप माइंड लगाओगे उतना बेहतर होगा। समझ गए ना? तो ई फॉर्मेट से हम इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं, है ना? और दो ही चीज की जरूरत हुई, एक स्लोप और दूसरा पॉइंट। ठीक है, चलिए नोट कर लें। आइए, जब हम लोग जान गए कि टेंजेंट एंड नॉर्मल का स्लोप कैसे निकाला जाता है, साथ साथ हम इक्वेशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं बच्चों, अब इसका थोड़ा एप्लीकेशन जान लें जो आपको कुछ यूज हो सकता है बच्चों। एप्लीकेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड किसका? नॉर्मल। नॉर्मल, ठीक है। आइए, टेंजेंट एंड नॉर्मल से हम क्या सब कर सकते हैं स्लोप से? सबसे पहला तो आप कर सकते हो बच्चों कि सबसे पहले मैं आपको सिखाऊं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, टू कर्व। जैसे दो कर्व है, एक ये है और एक ये है, ठीक। यह जो क्रॉसिंग पॉइंट है बच्चों, यही क्रॉसिंग पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पॉइंट ऑफ क्या है? इंटरसेक्शन है, ठीक है। इस पॉइंट को अगर आपको निकालना हो, उसका एक्स वाई निकालना हो, तो क्या करना चाहिए? आपके पास दोनों कर्व का इक्वेशन है, y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स, y इक्वल टू जी एक्स। ये दो कर्व है और दोनों का क्या करना है? क्रॉसिंग पॉइंट निकालना है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। कुछ नहीं करना है बच्चों, दोनों को सॉल्व कर दीजिए। दोनों को क्या करना है? सॉल्व, फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व कर दें और उससे आप एक्स वाई रिजल्ट निकालें, वही आपका क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वही आपका क्या कहलाएगा?
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझ में आ रही है भाई? मैंने क्या बोला कि दो कर्व का इक्वेशन है आपके पास और दोनों का क्रॉसिंग पॉइंट चाहिए। ये देखिए, तो क्रॉसिंग पॉइंट होने का मतलब क्या है कि दोनों को सेटिस्फाई करे, फर्स्ट को भी सेटिस्फाई करे एंड सेकेंड को भी सेटिस्फाई करे। तो दोनों को सॉल्व करके जो एक्स वाई रिजल्ट प्राप्त करेंगे वो तो फर्स्ट को भी सेटिस्फाई करेगा एंड सेकेंड को भी। तो वही कहलाता है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये हमेशा होता है बच्चों। अगर कोई दो स्ट्रेट लाइन, आपको याद होगा आपने 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन इसका दिया रहता था, इसका भी लीनियर इक्वेशन दिया रहता था और दोनों को सॉल्व करते थे तो जो एक्स वाई निकालते थे वो क्या निकलता था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां दोनों क्रॉस किया है। नहीं था जो है ना इलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ऐसा आपने मेथड का इस्तेमाल करके सॉल्व किया था दो लीनियर इक्वेशन को। तो वो जो आप एक्स वाई निकालते थे वो क्या निकलता था? आपका क्रॉसिंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो वो कर्व में भी होता है बच्चों, अर्थात दो कर्व है, आप इसको एलिमिनेट करके सॉल्व करके आपको एक्स वाई प्राप्त करना है। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम्पल दे दें। मान लो x बराबर वाई स्क्वायर, एक कर्व है, एक कर्व है, और दूसरा एक्स वाई बराबर k, ये दूसरा कर्व है। हमको इन दोनों का क्रॉसिंग पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए? क्रॉसिंग पॉइंट, अर्थात दोनों को सॉल्व करना हो। आप जैसे इच्छा हो, कोई मेथड इसमें काम नहीं करता, अपना दिमाग काम करता है। कैसे एलिमिनेट करें x एंड y को? अब देखिए क्या करेंगे। ये जो x है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक इक्वेशन से दूसरे में x के जगह पे डाल दो वाई स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू कितना? k। वाई क्यूब इक्वल टू कितना? k। तो y इक्वल टू कितना? k टू द पावर 1/3। देखिए y निकल गया आपका। अब x निकालना है तो x इक्वल टू क्या है? वाई स्क्वायर, और y का मान आपके पास कितना है? k पावर 1/3 पर स्क्वायर, इसका मतलब k पावर 2/3। मतलब पॉइंट आपका क्या हो गया बताइए? एक हो गया x k पावर 2/3 और y हो गया k पावर 1/3। ये देखिए आपका पॉइंट हो गया। समझ में आ रही है? तो जहां आपको जैसा नजर आए कि हम दोनों से एलिमिनेट कर सकते हैं, वो एलिमिनेट करके, जैसे x का रिजल्ट दूसरे में पुट किए तो x हटा दिए और उससे y रिजल्ट निकाल लिए। या ऐसा भी हो सकता था कि y का रिजल्ट इससे निकाल के फर्स्ट वाले में रख दीजिए, x निकल जाएगा। तो आपको जैसे हो सॉल्व करके आपको क्या प्राप्त करना है? एक्स वाई। वही आपका क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझ में आ रही है भाई? तो ये होता है बच्चों। चलिए इसको नोट कर ले फटाफट। तो पहला पॉइंट आपने देखा, पहला कंडीशन आपने देखा कि क्या करना चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलता है। अब देखिए दूसरा राज क्या है? एंगल बिटवीन टू कर्व। जी हां, एंगल बिटवीन टू कर्व। आप सोच रहे होंगे सर ऐसा तो पहली बार सुन रहे हैं कि दो कर्व के बीच भी एंगल निकलता है। अभी तक तो दो स्ट्रेट लाइन के बीच एंगल निकाला करते थे। दो स्ट्रेट लाइन के बीच, याद है आप लोग को? दो स्ट्रेट लाइन प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा। m1 और दूसरे का था m2 और इसके बीच थीटा निकालना था तो tan थीटा बराबर क्या निकाले थे बताइए? m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m2 इंटू m1। याद आ रहा है क्या? मॉड। लेकिन वो तो स्ट्रेट लाइन के बीच था और यहाँ क्या है? कर्व। कर्व तो टेढ़ा मेढ़ा होता है, इसमें कैसे एंगल निकालेंगे? तो जी हाँ बच्चों, इसके लिए आपके पास कर्व का इक्वेशन है, दोनों कर्व का इक्वेशन है। तो कैसे निकालेंगे आइए मैं बताऊं। कर्व के इक्वेशन, कर्व पर अगर एंगल निकालना होता है तो क्या करना होता है? आपको पता है कि दोनों का क्रॉसिंग पॉइंट कहाँ है? ये क्रॉसिंग पॉइंट है ना? जो दोनों का क्रॉसिंग पॉइंट है उसी पर आपका एंगल निकलेगा। तो कैसे एंगल निकलेगा? तो उस पॉइंट पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना होगा दोनों कर्व पर। बताइए क्या करना होगा? टेंजेंट ड्रॉ करना होगा दोनों कर्व पर और वही पॉइंट रहेगा।
पक्का? अब जानिए, इस दोनों की बात अगर करें तो ये दोनों तो स्ट्रेट लाइन हो गया ना जी, ये दोनों क्या हुआ? और स्ट्रेट लाइन का तो आप एंगल निकाल सकते हो, स्ट्रेट लाइन का एंगल तो निकाल सकते हो, मतलब टेंजेंट के बीच का तो एंगल निकाल सकते हो। तो जी हाँ बच्चों, टेंजेंट का एंगल जो होगा वही कर्व का एंगल कहलाएगा। टेंजेंट का एंगल जो होगा वही क्या कहलाएगा? कर्व का एंगल बच्चों। तो आप करोगे क्या, मतलब ये जो थीटा होगा एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, बिटवीन टू टेंजेंट एट किस पॉइंट पर? कॉमन पॉइंट, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और यही एंगल आपका एंगल बिटवीन टू कर्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? एंगल बिटवीन टू कर्व। अब देखिए प्रश्न उठता है बच्चों कि दो कर्व के बीच जो एंगल हम लोग निकाल रहे हैं वह टेंजेंट के बीच एंगल के बराबर होता है बच्चों। तो इसका मतलब है टेंजेंट का तो एंगल निकालना होगा ना, और टेंजेंट का एंगल मतलब स्ट्रेट लाइन का एंगल। और स्ट्रेट लाइन का एंगल किससे निकालते हैं भाई? टेन थीटा बराबर m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m2 इंटू m1 निकलता है ना। इसका मतलब है टेन थीटा का इस्तेमाल वही होगा m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m2 इंटू m1। अब प्रश्न उठता है यहां तो m1 m2 तो है नहीं, तो बड़ी बात क्या है? अरे m1 कौन है जी? m1 फर्स्ट का डेरिवेटिव है, मतलब dy बाय dx, जिसमें कि आपको रखना होगा क्या? पॉइंट, जो भी पॉइंट है, ठीक है। और ये हुआ आपका f डैश x, यही ना हुआ? क्या हुआ? f डैश x। अब दूसरा m2 क्या हुआ बताइए? m2 क्या हुआ? दूसरे कर्व का टेंजेंट का स्लोप, तो दूसरे को डिफरेंशिएट करोगे मतलब dy बाय dx, इसमें भी x y डालोगे, ये किसका हुआ? g डैश x। मतलब फर्स्ट कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो पहला टेंजेंट का स्लोप मिलेगा, सेकेंड कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो दूसरा कर्व का टेंजेंट मिलेगा। समझ में आ रही है बंधु? पक्का? तो इसका मतलब है इसमें भी हमको नया चीज सीखने को थोड़ा सा मिला, नहीं कि हम कर्व के बीच का एंगल हम कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लें। हाँ, तो बच्चों हम लोगों ने दो एप्लीकेशन देखा। एक थर्ड एप्लीकेशन है बच्चों कि ऑर्थोगोनल कर्व कहलाता है बच्चों, ऑर्थोगोनल कर्व। कोई भी दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, और इंटरसेक्ट कैसे करे ये भी जान लीजिए। 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करे। कितना डिग्री पर? तब वह कहलाएगा ऑर्थोगोनल कर्व। जैसे ये y बराबर एफ एक्स है, फर्स्ट कर्व है, दूसरा कर्व है y इक्वल टू जी एक्स। समझ रहे हो? तो फर्स्ट कर्व पर आप टेंजेंट निकालोगे उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, है ना। सेकेंड कर्व पर उसी पॉइंट पर आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना होगा m2। मेरी बात समझ रहे हो? और दोनों के बीच कितना होना चाहिए एंगल? 90 डिग्री का। कैसे पता चलेगा बंधु? थीटा आपका क्या होना चाहिए? 90 डिग्री, है ना। जहां थीटा कब 90 डिग्री होगा? जब दोनों टेंजेंट का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए बंधु? -1 हो जाए। तो ये कर्व दोनों कर्व, है ना, क्या कहलाएगा? ऑर्थोगोनल कर्व। कर्व्स आर ऑर्थोगोनल कर्व्स। समझ रहे मेरी बात? जब दो कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनल कर्व। अब उसको देखने के लिए क्या करना होगा? उस m1 इंटू m2 बराबर -1। हाँ, तो बच्चों आज आपका
टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में कंप्लीट कंसेप्ट दिया गया बच्चों। अब उसके साथ आपको एग्जाम्पल भी दिया गया, तो निश्चित तौर पर आप खुद से अब प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करेंगे। फिर मैं भी कोशिश करूंगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।